ठीक है, कोई डिजीज़ है, आपके दिमाग में पहले 2 क्वेश्चंस क्या आते हैं? पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि इसको ये जो मसला है एटियोलॉजी, वाई, ये क्यों हुआ है, ठीक है, और साथ ये क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, ये बीमारी इसको कैसे हुई है और क्यों हुई है। जो वाई का क्वेश्चन है ना, इसको हम एटियोलॉजी कहते हैं, और हाउ को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। सही हो गया। एटियोलॉजी कहते हैं कॉज को, वाई, एक पेशेंट आया हमारे पास, उसको कोई बीमारी हुई है, हमारे दिमाग में आएगा कि इसको क्यों हुई है, उसका क्या कॉज है, ये एटियोलॉजी है। और हमारे दिमाग में आएगा कि इसका क्या मैकेनिज़्म है, हाउ, कैसे हुई है, ये पैथोजेनेसिस है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इन 2 टर्म्स का। इसमें बस ये टर्म्स को के कॉन्सेप्ट याद रखने की बेसिक इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे हर जगह पे ये बातें यूज़ होती हैं टर्म्स। अच्छा, उसके बाद हम चैप्टर जो स्टार्ट करने लगे हैं मेन, उसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर हम पढ़ने जो लगे हैं उसका मतलब क्या है। एडाप्टेशंस, सेल डेथ एंड सेल इंजरी, हम ये चैप्टर पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब सही समझें कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, ताकि हमें कुछ पता चले कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं। एडाप्टेशंस, सेल इंजरी एंड सेल डेथ। सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं बात। हमारी बॉडी, हमें पता है सेल होता है, सेल काफ़ी सारे मिलके हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स हमारी बॉडी बनाती है। अब यहाँ पे हम कौन से लेवल पे बात करने वाले हैं? इस लेवल पे, सेलुलर लेवल पे बात करने वाले हैं, जो एक हमारे पास बेसिक बॉडी का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सेल, हम उस लेवल पे बात करने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, कि उसके बारे में बेसिकली पूरी बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, सेल एक ले लेते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, बॉडी का कोई भी सेल ले लीजिए। ये सेल जो होता है नॉर्मली इसने अपने अंदर एक एनवायरनमेंट मेंटेन की हुई होती है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है जो नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल फंक्शन होती है सेल की, वो होता है होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब अगर ये सेल हम उठा के किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रख दें जिस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ऐसी इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? अगर हम इसको उठाए किसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इसको इतना ऑक्सीजन अगर ना मिले या इतना ब्लड ना मिले जितना इसको चाहिए ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, हम इसको ऐसी इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो क्या होगा, इस सेल के ऊपर स्ट्रेस लगेगा बाहर से बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जब इस पर स्ट्रेस पड़ रहा है एनवायरनमेंट से, तो ये कुछ अपने अंदर चेंजेस लाएगा उससे कोप अप करने के लिए, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। उन चेंजेस को हम कहते हैं एडेप्टेशंस। ये वाली एडेप्टेशंस हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये सेल एडेप्टेशंस लाने के बाद भी जो इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा था वो कम नहीं हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा होता गया है, तो फिर इस सेल में क्या होगा, एडेप्टेशन के बाद आती है इंजरी, फिर इसमें इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब उसकी इंजरी भी होगी लेकिन फिर भी ये स्ट्रेस कम नहीं हो रहा, ये और होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, तो फिर क्या होगा, इन दी एंड ये सेल डाई कर जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। तो सिंपल हम ये बात पूरी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्दर सेल इंजरी की 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, एक वो जो रिवर्सिबल होती है और एक वो टाइप जो कि इरिवर्सिबल होती है। और डेथ, सेल डेथ की भी 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ये आगे डिटेल में सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। सही हो गया। अच्छा, अब हमें चैप्टर के नाम की समझ आ गई कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। एडेप्टेशंस, इंजरी, सेल डेथ, किस सीक्वेंस में चलता है ये सारा कुछ, और होता क्या है, किस लेवल पे पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं,
ये सब यहाँ पे हमें समझ आ गया। अच्छा, अब आते हैं इस फिगर पे। ये फिगर आनी चाहिए आपको, इसका मतलब ऑब्वियसली पता होना चाहिए इसमें क्या है। अभी जो हमने ये बात की, हमने पूरा ड्रॉ किया, ये सेम वही चीज़ है। एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर होम्योस्टेसिस, उसका अपना एनवायरनमेंट होता है, उस पर बाहर से कोई इंजरी लगती है, स्टिमुलस लगता है, तो पहले रिवर्सिबल इंजरी होती है, ठीक है, फिर इरिवर्सिबल इंजरी आती है। ये दोनों इंजरी की टाइप्स हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और अगर फिर भी वो स्ट्रेस बाहर से कम नहीं हो रहा तो इन दी एंड उस सेल की डेथ हो जाती है, जो या तो नेक्रोसिस होती है या तो एपोप्टोसिस होती है। ये भी आगे मैं सब एक्सप्लेन करूँगी। सही हो गया। अब ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये चैप्टर स्टार्ट इस लेवल से हो रहा है कि सेल इंजरी के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। मतलब ये जो बाहर इसके ऊपर स्टिमुलस लग रहे थे, स्ट्रेस इस पर लग रहा था, ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो हैं सेल के ऊपर आके स्ट्रेस डाल सकती हैं, इंजरी कर सकती हैं क्रिएट। अच्छा, इसमें हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स आपको याद करने हैं क्योंकि ये पास पेपर्स में आते हैं, ये आए हैं पास पेपर में, ये आने चाहिए। और इनफैक्ट इसमें जो एक ये टॉक्सिन्स वाला पॉइंट है, इसमें टॉक्सिन्स के नाम भी आने चाहिए। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन टॉक्सिन्स के नाम क्या है। अच्छा, इसको याद करने का एक निमोनिक आपको दे देती हूँ मैं। हिटिंग HITING, हिटिंग पा PA, हिटिंग पा। H से हमारे पास आता है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया, ये वाला। फिर I से हमारे पास आता है इन्फेक्शियस एजेंट्स। T से हमारे पास आता है टॉक्सिन्स। I से आता है हमारे पास इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। N से आता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। G से आता है जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़। P से आता है फिजिकल एजेंट्स। और A से हमारे पास आता है एजिंग, ठीक है। इस निमोनिक से इसके पहले का नाम याद करना है। उसके बाद फर्दर इनमें हो क्या रहा है, इधर बात क्या हो रही है, हमने ये देखना है, ठीक है। अच्छा, अब इस सेल के ऊपर आते हैं दोबारा वापस। इसके ऊपर बाहर से हमारे पास स्ट्रेस लग रहा था, ठीक है। हम उस स्ट्रेस की टाइप्स पढ़े, हमने 8 टाइप्स देखी, जिसमें सबसे पहला हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया है। अच्छा, हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया नाम से पता चलता है, ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन और ईमिया का मतलब होता है ब्लड। हाइपोक्सिया का मतलब ये हो गया कि जब इस सेल को ऑक्सीजन जो है वो कम मिल रहा है, तो ये एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये एक कॉज है सेल की इंजरी का। और इस्कीमिया मतलब इसको जब ब्लड की सप्लाई जितनी नॉर्मली चाहिए उससे कम मिल रही है, तो ये भी एक कॉज है सेल इंजरी का, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में क्या होता है कि जब किसी सेल को ऑक्सीजन कम मिल रहा होता है या किसी सेल को ब्लड कम मिल रहा होता है, तो उस सेल की जो अंदर पूरी मेटाबॉलिज्म चल रहा था वो पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, ये न्यूट्रिएंट्स है तो ये नहीं उसको मिल रहे प्रॉपर, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं। और ये जब टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट करेंगे तो सेल में इंजरी हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 आते हैं टॉक्सिन्स में। अच्छा, टॉक्सिन्स क्या होते हैं? हमारी जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे अंदर जा सकती हैं एयर के थ्रू, माउथ के थ्रू, किसी भी तरह, और जाके सेलुलर लेवल पे सेल्स के ऊपर एज टॉक्सिन्स एक्ट कर सकती हैं और इंजरी कॉज कर सकती हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह किल करने के लिए हम देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टॉस, सिगरेट स्मोक, इथेनॉल, ड्रग्स, इनके नाम याद करने, इसका बस रट्टा मारना है। ये सारे सेल्स को जाके डैमेज करते हैं, ये सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स फिर नंबर 3 आता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स हम पढ़ेंगे, ये माइक्रो में भी आता है कि माइक्रो, बेसिकली माइक्रो में सारे हम इन्फेक्शियस एजेंट्स को भी पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, वायरोलॉजी में वायरस पढ़ते हैं, माइकोलॉजी में फंगस पढ़ते हैं, प्रोटोजोन्स हम पढ़ते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। तो ये 4 चीज़ें हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स, ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो हमारे अंदर अगर जाएंगे तो सेल्स को जाके इंजर करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक कॉज ऑफ सेल इंजरी। उसके बाद आते हैं इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। अच्छा, क्या होता है कि ये एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल बंदे में नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि जब बाहर से अगर कोई टॉक्सिन ले लो, ये कोई भी टॉक्सिन, ये अगर उसकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है,
तो उसकी बॉडी का नॉर्मल एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो इस टॉक्सिन को वापस बाहर निकाल देता है या किल कर देता है बॉडी को रिकवर करने के लिए। अब ये अपना ही इम्यून सिस्टम अगर बगावत कर जाए और बॉडी के अंदर जो है ये बॉडी को हार्म पहुँचाना शुरू कर दे, तो हम इस कंडीशन में जो डिजीज़ होती है उसको ऑटो इम्यून रिएक्शंस कहते हैं। और ये ऑटो इम्यून रिएक्शंस जो हैं हमारी बॉडी में सेल्स को जाके एज स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बिहेव करते हैं और इंजरी कॉज करते हैं। ये भी एक कॉज हो जाता है सेल के इंजरी का। उसके बाद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। अच्छा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हमने एम्ब्रियो में पढ़ा था कि ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है। अब इन जीन्स का क्या काम होता है कि ये जीन्स सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल भेजेंगे, सिग्नल जाएंगे और जाके सेल के अंदर एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स होती हैं वो बनाते हैं। और ये एंजाइम्स हमने सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। जितने भी हमने मेटाबॉलिज्म्स पढ़े वो सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व करते हैं। तो सारे मेटाबॉलिज्म्स के लिए एंजाइम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब अगर इन जीन्स में कोई म्यूटेशन होगी और ये जीन्स सही नहीं काम कर रहे, सिग्नल नहीं जाएगा, एंजाइम नहीं बनेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सेल के अंदर फिर से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और इस तरह से सेल में इंजरी होगी, ठीक है। ये पूरी बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस क्या होता है। अच्छा, इम्बैलेंस सबसे पहले जब आप कहीं इम्बैलेंस पढ़ते हो ना, तो इम्बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, किसी चीज़ का कम होना या ज़्यादा होना ज़रूरत से, ये दोनों इम्बैलेंस है। अब जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रोटीन, कैलोरीज, वाइटामिन, ये अगर हमारे पास बॉडी में कम है, जिस तरह के जो गरीब लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस की वजह से उनकी सेल्स में इंजरी होती है। उससे ऑन द अदर हैंड अगर आप कुछ एक्सेस में ले रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सेसिव डाइटरी इंटेक कर रहे हो, तो ओबेसिटी कॉज करता है वो, टाइप 2 डायबिटीज़ में इस तरह से, और वो भी सेल को इंजूरियस होते हैं, वो भी कॉज ऑफ सेल इंजरी बनते हैं, ठीक है। फिर ये एक हो गया कॉज ऑफ सेल इंजरी। फिजिकल एजेंट्स आते हैं, टेम्परेचर, ट्रॉमा, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, सडन चेंजेस, एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज आ रहा है जो हमारी बॉडी पे या सेल पे इफेक्ट कर रहा है इन अ हार्मफुल वे, तो वो हमारे पास कॉज ऑफ सेल इंजरी होता है। उसके बाद आते हैं हम एजिंग पे। अच्छा, एजिंग जो है सेल का एक नॉर्मल प्रोसेस भी है। जैसे जैसे सेल एज करता जाता है उसकी एबिलिटी डिमिनिश होती जाती है। जिस तरह एक इंसान की उम्र ज़्यादा होती जाती है तो वो थोड़ा सा उसकी एबिलिटीज़ कम होती जाती है, इसी तरह सेल की भी एबिलिटी कम होती जाती है और ये चीज़ जो है सेल को इंजरी भी पहुंचाती है। तो ये भी एक कॉज ऑफ सेल इंजरी है। तो ये इसको इस तरह से याद रखना है, इसका निमोनिक बना के याद करना है। ये आता है फास्ट पेपर्स में, तो इसको सही से करना है। अच्छा, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेल इंजरी एंड सेल डेथ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल इंजरी में रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी दो टाइप्स है सेल की इंजरी की। हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हमने इस स्टेज पे कॉजेज़ पढ़े कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जो एक सेल को इस स्टेज तक लेके आए, एडॉप्टेशन के बाद इंजरी हुए सेल में। अब हम पढ़ने लगे कि सेल इंजरी अगर हो गई है तो वो कौन से दो टाइप्स की होती है और वो किस तरह से होती है, मैकेनिज्म उसका क्या है, ठीक है। सेल इंजरी हमारे पास होती है दो टाइप्स की, एक होगी हमारे पास रिवर्सिबल और एक होगी हमारे पास इरिवर्सिबल। नाम से पता चल रहा है सेल रिवर्सिबल इंजरी वो होती है जो वापस रिवर्स की जाती है, इरिवर्सिबल इंजरी वो होती है जो रिवर्स नहीं की जाती, ठीक है। अब ये फिगर जो है, इस फिगर को देख के सारी बात दिमाग में क्लियर हो जाती है। जब आप डेफिनेशन याद करते हो, इन दोनों की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो डेफिनेशन में आप कुछ एक दो वर्ड्स पकड़ लेते हो और उन वर्ड्स के अराउंड आप पूरी डेफिनेशन बना लेते हो खुद से। तो इस केस में अगर आपने कोई वर्ड पकड़ना है तो आप स्टिमुलस को पकड़ लो, डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी? रिवर्सिबल इंजरी में फॉर एग्जांपल देखें, अगर स्टिमुलस
हटाया जाए, जो स्टिमुलस इंजरी कॉज कर रहा था, ठीक है, हमने अभी पीछे 8 स्टिमुलाई पढ़े, उनमें से कोई भी स्टिमुलस इंजरी सेल की कॉज कर सकता है। अगर वो स्टिमुलस हटा दिया जाए तो वो इंजरी वापस रिवर्स हो जाती है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी। अगर वो स्टिमुलस हटाया जाए और इंजरी वापस रिवर्स नहीं होती, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इंजरी। ठीक है, इस तरह से आप डेफिनेशन खुद जनरेट कर सकते हो। रिवर्सिबल इंजरी इज द स्टेज ऑफ सेल इंजरी एट विच द डिरेंज्ड फंक्शन एंड मोर्फोलॉजी ऑफ द इंजर्ड सेल कैन रिटर्न टू नॉर्मल इफ डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव। अगर स्टिमुलस रिमूव करें तो सेल वापस नॉर्मल पोजिशन में चला जाएगा, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी। अगर स्टिमुलस रिमूव करने से सेल वापस नॉर्मल में नहीं जाता तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इंजरी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। क्वेश्चन पूछा पास पेपर्स में आया है कि डिफरेंसेस बताएं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। ये एक सेल है, इस पर इंजरी हुई, पहले रिवर्सिबल, फिर प्रोग्रेस की तो वो इरिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सामने सामने अगर एक डिफरेंस देखा जाए तो ये फिर भी इंटैक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो चुका है, इसमें कुछ भी इंटैक्ट नहीं रहता। ठीक है, सामने सामने जो चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, अब बाहर से अंदर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे जो बबल्स बने हुए हैं, इस कंडीशन को कहते हैं ब्लेबिंग। तो रिवर्सिबल में सबसे पहले क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो जाती है लेकिन इंटैक्ट है। ठीक है, इरिवर्सिबल में देखो कि ब्लेबिंग के साथ साथ वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गई। नंबर 2, बाहर से अंदर जा रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे स्वेल हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हुई है, रिवर्सिबल। लेकिन ऑन द अदर हैंड इरिवर्सिबल में देखें तो ये दोनों बर्स्ट हो चुके हैं, ब्रेक डाउन। नंबर 2 चीज़ जो कि ब्रेक डाउन हो गई है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मैं आपको लिखे हुए भी पॉइंट्स भेज दूँगी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फर्दर, इसमें ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये माइलिन फिगर्स हैं। अच्छा, माइलिन फिगर्स क्या होते हैं, नॉर्मली ये आपको नहीं नज़र आएंगे किसी सेल में। ठीक है, ये आपको किसी सेल में तब नज़र आते हैं जब उस सेल के ऊपर स्ट्रेस जब किसी सेल के ऊपर लगेगा तब आपको उसके सेल के अंदर जो है इस तरह से कुछ फिगर्स नज़र आएंगे। इन फिगर्स को हम माइलिन फिगर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली ये आप ऐसा समझ लो कि ये लिपिड बायलेयर होते हैं। ठीक है, जो रोल हुए हुए होते हैं, लिपिड जो होते हैं, जो कि दो लिपिड की 2 लेयर्स एक दूसरे के साथ रोल हुई हुई होती हैं। तो ये आपको सिर्फ तब नज़र आते हैं जबकि सेल पे स्ट्रेस लग रहा है, और अगर सेल के ऊपर स्ट्रेस इस तरह का लग रहा है कि उस पर इंजरी इरिवर्सिबल होगी तो ये आपको और प्रोमिनेंट नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे रिवर्सिबल में ये माइलिन फिगर्स नज़र आ रहे होंगे लेकिन ये प्रोमिनेंट नहीं है। इरिवर्सिबल में आपको प्रोमिनेंट माइलिन फिगर्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आता है इसमें, और न्यूक्लियोलस देखो, न्यूक्लियस देखो सॉरी, इसमें इंटैक्ट है और इसमें न्यूक्लियस रप्चर हो चुका है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके, मैं आपको लिखे हुए भी भेज दूँगी, ये याद करने होते हैं, ये आते हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं और इसी तरह से लिखने होते हैं। मॉर्फोलॉजी में यही सेम बातें आती हैं। 2 मेन पॉइंट्स हैं इसमें, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंज। अच्छा, सेलुलर स्वेलिंग में वो बताएंगे कि आप दिमाग में एक ऑर्गन लेके आओ, फॉर एग्जांपल लिवर लेके आओ। ठीक है, फिर आप दिमाग में लेके आओ कि उस लिवर के अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं क्योंकि पानी प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से उस लिवर का वज़न भी ज़्यादा हो गया कि उसमें पानी भर गया, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर डाल रहा है, इसकी वजह से वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है और लिवर भारी हो गया। इस कंडीशन को कहते हैं पैलर। ठीक है, और ये सेलुलर स्वेलिंग होती है। और ऐसी कंडीशन में से अगर आप कोई सेल निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखो तो आप देखोगे उस सेल के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, वाटर फिल्ड है, उसके अंदर वैक्यूल्स बने हुए हैं उसके अंदर। ये होती है सेलुलर स्वेलिंग, मॉर्फोलॉजी में आती है। उसके बाद फैटी चेंज में आप सिमिलरली अगर कोई सेल निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हो, आप देखोगे उसमें वाटर वैक्यूल नहीं होगा, उसमें लिपिड का वैक्यूल बना होगा। ठीक है, तो वो होते हैं फैटी चेंज। ये 2 चेंजेस आती हैं उसके जब सेल में इंजरी हो रही होती है तब ये 2 चेंजेस आती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बाकी चेंजेस जो यहाँ पे लिखी हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ।